गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने कि भाई पढ़ा था कि कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो एक झिल्ली वाला है, ठीक है। एक झिल्ली वाले कोशिकांग की बात की थी, ठीक है। और अपन ने बिना झिल्ली वाले कोशिकांग की बात की थी, बिना झिल्ली वाले कोशिकांग की बात की थी, और दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग की बात की थी कि भाई दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इनकी अपन ने बात की थी, ठीक है। मैंने आपको कहा था ये एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आज देखिए अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब इतनी जो बेसिक जानकारियाँ थी, मैंने आपको कहा था पादप कोशिका और जंतु कोशिका का डायग्राम छोड़ा है। ये पादप कोशिका का और जंतु कोशिका जो डायग्राम है, मैंने आपको कहा था जब ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पूरे अपन कोशिकांग पढ़ लेंगे तो बनाएंगे अच्छे से, ताकि सभी कोशिकांग की संरचना आपको पता रहेगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए छोड़ा हुआ है। अब देखिए कि 3 वर्ड आएंगे बार बार आपके, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, आपके प्रोटोप्लाज्म, ये क्या होते हैं इनकी बात करेंगे। देखिए जैसे सिंपल सी बात बनाए जंतु कोशिका, तो सबसे पहले जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है अंदर की तरफ। क्या पाई जाती है अंदर की तरफ, कोशिका झिल्ली होती है, और अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक होता है, ठीक है। और ये मान लीजिए केंद्रक है, इस केंद्र के अंदर सभी चीज़ें पाई जाती है। उस केंद्र के चारों तरफ क्या पाई जाती है, आपकी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के मध्य और केंद्र के मध्य झिल्ली के मध्य क्या होता है, ऐसे द्रव पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन, लवण, आयंस, ये चीज़ें पाई जाती है। और केंद्र के अंदर आपको पता है गुणसूत्र, डीएनए, जीन, ये पाया जाता है। और इस केंद्र झिल्ली के अंदर जो आपके हैं, ये तो आपके क्या हो गया पोर्शन पूरा अंदर वाला से बना देते हैं। ये आगे क्या हो गया, गुणसूत्र, उनके केंद्र पा गए। और ये आपकी केंद्र झिल्ली है। इस केंद्र झिल्ली के अंदर भी क्या पाया जाता है, ऐसे केंद्र द्रव्य पदार्थ कण पाए जाते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें पाई जाती है। तो अब क्या हुआ कि जो सबसे बाहर जो बनाई है, इसे क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर से बनाई है क्या है, केंद्रक झिल्ली। अब देखिए तो आपके कोशिका झिल्ली और इस केंद्रक झिल्ली के बीच का जो ये पोर्शन है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के मध्य का जो पदार्थ होता है, और केंद्रक झिल्ली के अंदर का जो पदार्थ है, जो केंद्र के पास पाया जाता है, उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य। और जीव द्रव्य क्या होगा कि जब इन दोनों को जोड़ देवें तो क्या बन जाएगा, जीव द्रव्य बन जाएगा। मतलब कोशिका झिल्ली से लेकर यहाँ तक केंद्रक तक अंदर का जो द्रव्य है, इसे क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है, जीने का आधार है। तो चीज़ें क्लियर हो गई। कोशिका झिल्ली क्या होती है, केंद्रक द्रव्य क्या होता है, केंद्रक झिल्ली क्या होती है, ठीक है। जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य इंग्लिश में बोला जाता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इन सब की बात अपन आगे करेंगे। जीव द्रव्य जो है आपकी, इसकी खोज डुजार्डिन ने की थी, और इसका नाम आपके पुरकिंजे ने दिया था, हेक्सले ने कहा था ये जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है। तो अभी देखिए बार बार वर्ड आए, मैं बोलूँगा कोशिका द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य क्या है, केंद्र द्रव्य क्या है, ठीक है। इसलिए आपको मैंने बता दिया कि भाई किसी कोशिका के अंदर ये संरचना पाई जाती नहीं, ये चीज़ के। बाकी डिटेल में अभी सभी कोशिकाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि बाकी वो बचे जो कोशिकांग है, इनकी जानकारी अपन क्या करेंगे आगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे से लेते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिकांग, कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, और जो भी सभी कोशिकांग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जितना हो सके उतना अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई डाउट नहीं रहे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। इसकी बात करने वाला है। देखिए तो अपनी हेडिंग है कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली, या इसे प्लाज्मा कला भी कहते हैं, या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा कला या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये इसके अदर नाम हो गए, इसकी जानकारी हो गई भी क्या होता है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कैसी है। तो कोशिका झिल्ली जो है, कि कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली एक चयनात्मक पतली, लचीली, कोशिका झिल्ली एक चयनात्मक, पतली, लचीली
क्या है, झिल्ली होती है, कि वे पतली होती है, लचीली होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, कोशिका को चारों ओर से घेर कर यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका को चारों तरफ से घेर कर यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। कि वे क्या कार्य करती है, कोशिका झिल्ली एक चयनात्मक पतली झिल्ली है जो कोशिका को चारों तरफ से घेर के क्या करती है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। किसको, यांत्रिक सुरक्षा मतलब होता है बाहरी आघातों से कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। और ये जीवद्रव्य का क्या है, आपके एक अंश भी होती है। और इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। और कि भाई इसके बारे में बात करें कि ये बात कैसे, जीवद्रव्य की जो बाह्यतम सतह है इसे कोशिका कला भी नाम दिया गया था, जिसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, प्लाज्मा लेमा। इसका एक नाम है प्लाज्मा लेमा भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसे कोशिका कला भी कहते हैं, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, ठीक है। ये सब इसको नाम दिया गया था। और कोशिका झिल्ली का नाम जो सर्वप्रथम किसने रखा था, नेगेली ने दिया था। क्योंकि कोशिका झिल्ली शब्द किसने दिया था, नेगेली, ठीक है। नेगेली ने कोशिका झिल्ली शब्द का क्या है था, प्रतिपादन किया था। कि भाई ये इसने एक नेगेली ने क्या कहा था कि जीवद्रव्य की जो आपके बाह्य परत होती है, सबसे पहले बाह्यतम सतह को क्या कहा था, नेगेली व सिक क्रेमर, दो वैज्ञानिक थे, नेगेली व सिक क्रेमर। अपन ज़्यादातर नेगेली ही पढ़ते हैं। 1855 में ये बात बोली थी उन्होंने, कब, 1855 में नेगेली व सिक क्रेमर ने क्या कहा था कि जीवद्रव्य की बाह्यतम सतह, जीवद्रव्य की बाह्यतम सतह तो क्या कहा था इन्होंने, कोशिका कला कहा था। क्या कहा था, कोशिका कला। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जीवद्रव्य आपके कोशिका कला या कोशिका झिल्ली शब्द की खोज किसने दिया था, नेगेली व सिक क्रेमर ने दिया था। कब, 1855 में। और आपके इसको प्लाज्मा लेमा करने का दूसरा जाता है, किसको जाता है, फेफर और फ्लोव को जाता है। ध्यान रखिए, सिंपल सी इतनी सी पढ़ेंगे कि वेदर नाम के प्लाज्मा लेमा, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा कला, प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन सभी एक ही नाम है। चयनात्मक का मतलब होता है, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, चयनात्मक झिल्ली का मतलब देखो 4 प्रकार की झिल्लियाँ होती है। एक होती है पारगम्य झिल्ली, तो पढ़ा देता हूँ, काम आएगा, आपके वर्ड आएंगे, बाहर आ गए। मैं आप चिंता मत कीजिए, सब जो भी वर्ड आएगा उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि आप 11th में स्टार्ट होंगे, आपको सभी बेसिक चीज़ें जान के जाके कोई तकलीफ नहीं है। एक होती है पारगम्य झिल्ली, एक होती है अपारगम्य झिल्ली, एक होती है आपके आपके अर्धपारगम्य, एक होती है आपके चयनात्मक, भाई। और देखिए आपने वर्ड पढ़ा होगा, एक होता है विलय, एक होता है विलायक, दोनों मिलते तो बनता है विलयन सॉल्यूशन। विलय का मतलब देखो समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, पता होगा फिर ये जान। विलय मतलब जो आपके घुलता है, जो घुलता है वो विलायक है, दोनों जो मिलते विलयन। या ऐसे कहूँ, मान लीजिए मुझे आपको 100 ml का एक शर्करा का घोल बनाया, तो मैंने आपको देखिए जो विलय होता है वो कम मात्रा में होता है, कि जो कम मात्रा में होता है उसे बोलते विलय। मैंने आपको कहा था नींबू पानी आपको नींबू पानी बनाना है आपको, ठीक है, तो आपने उस नींबू को छोड़ दिया, नींबू नहीं डालना, सिर्फ शक्कर का पानी बनाना है। तो आपने 1 गिलास पानी लिया, तो उसमें 1 गिलास पानी आप शक्कर कितनी डालोगे, 1 चम्मच या 2 चम्मच। तो जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलय। जो अधिक मात्रा में होता है क्या होता है, विलायक। ज़्यादातर विलायक के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, जल को, ठीक है। जब दोनों मिल जाते हैं विलय मिल जाता है। तो पारगम्य झिल्ली जो होती है वो विलय और विलायक दोनों को अपने में से जाने देती है। ये क्या करती है, विलय व विलायक दोनों को जाने देती है, ठीक है। और अपारगम्य दोनों को नहीं जाने देती, दोनों को भी नहीं। अर्धपारगम्य सिर्फ विलय को जाने देती है। विलय के लिए बहुत ही कम पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य मतलब ये लिमिटेड चुने हुए ही कणों को अपने में से जाने देती है, ठीक है, उसे बोलते हैं चयनात्मक, ठीक है। तो ये अभी आया कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली तो ये चुने हुए कणों को एक निश्चित और
मुख्य कण जो होते हैं उन्हीं को अपने अंदर से जाने देती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। पतली तो आप समझते हैं लचीली होती है, फ्लेक्सिबल। और कोशिका को चारों तरफ भी मैं डायग्राम बनाया भी था, ठीक है, वापस बना देता हूँ समझने के लिए कोशिका झिल्ली का, कि भाई सबसे बाहर कोशिका झिल्ली, अंदर ये आपके केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। मैंने आपको कहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो देखो मैंने एक परिभाषा भी लिखी, कोशिका, ठीक है, देखो अभी लगा जीव द्रव्य का बाह्यतम स्तर, ये जीव द्रव्य यहाँ तक, तो जीव द्रव्य का बाह्यतम स्तर क्या है, इसे क्या कहा था आपके नेगेलिव सिक्रे, मैंने क्या कहा था, कोशिका कला नाम दिया था। तो ये आपके क्या है, लचीली, मुलायम, और आपको कोशिका को चारों तरफ से घेर के रखती है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यांत्रिक सहायता हम लोग है, बाहरी आघातों से सुरक्षा करना। इसके आगे बात करें अपन, ठीक है, कोशिका झिल्ली की, कि भाई कोशिका झिल्ली के बाद देखिए संरचना की बात करें कि सभी प्राणी में कोशिकाओं में क्या होता है, आपके जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है बाह्य रूप से देखी जा सकती है। पादप कोशिका व जीवाणु कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। कि भाई पादप कोशिका और जो आपकी जीवाणु कोशिका है, पादप कोशिका व जीवाणु कोशिका जो होती है, पादप कोशिका व जीवाणु कोशिका में जो या कोशिका झिल्ली किसके नीचे पाई जाती है, कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। तो पादप कोशिका और जीवाणु कोशिका सबसे बाहर कोशिका भित्ति, फिर अंदर क्या होगी, कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति के नीचे क्या पाई जाती है, आपके कोशिका झिल्ली होती है। किनके अंदर, पादप कोशिका और आपके जीवाणु कोशिका के अंदर, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इनका बाह्यतम आवरण क्या है, आपके कोशिका भित्ति है, बाकी सभी जीवों का बाह्यतम आवरण क्या होती है, कोशिका झिल्ली ही होती है, ठीक है। और सभी आपके प्राणी व पादप कोशिका में जो प्लाज्मा कला या अपन क्या कोशिका झिल्ली, इसकी मोटाई कितनी होती है, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी मोटाई होती है, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, इतनी वैल्यू होती है। तो अब और इसमें क्या होते हैं, और इसका व्यास कितना होता है, 0.35 नैनोमीटर व्यास की होती है। कितनी, 0.35 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इनके आगे बात जानकारी करेंगे। अब अपन पढ़ते हैं कोशिका के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, कि भाई कोशिका झिल्ली के आपके देखिए, वैसे आप बड़ी क्लासेज में डिटेल में पढ़ेंगे तो कोशिका झिल्ली को समझाने के 3 अलग अलग मॉडल दिए गए थे, ठीक है। रॉबर्टसन थे, उनका द्वारा दिया गया था, एक आपके तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया था, ठीक है, और एक इकाई कला मॉडल भी दिया गया था। लेकिन अपन क्या है यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ अपने एक ही देर का, उसकी बात करेंगे। सर्वमान्य सिद्धांत वही देर का है, उसकी बात करेंगे। और सर्वमान्य सिद्धांत है तरल मोज़ेक मॉडल, कोशिका का झिल्ली का समझाने के लिए सर्वमान्य सिद्धांत है वो कौन सा है, द्रव मोज़ेक या तरल मोज़ेक मॉडल कहा जाता है, जो आपके सिंगर व निकोलसन नामक 2 वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया था। तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इसे कहा जाता है द्रव मोज़ेक मॉडल, यह से कहा जाता है तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है। और इंग्लिश में देखिए द्रव को क्या बोल देंगे, तरल को फ्लूइड बोल देंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एक ही बात है। पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि एग्जाम आ जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या, तो आप भूल जाते हो, फ्लूइड तो पढ़ाया ही नहीं सर ने, तो द्रव और तरल पढ़ाया था, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। ये देखिए अभी आपकी किताब में एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही देर का है, पिछली बार आरबीसी चलती उसमें 3 थी, तो एग्जाम आता सर्वमान्य सिद्धांत, तो ये सर्वमान्य सिद्धांत ही है, उसकी बात करेंगे। ये सिद्धांत क्या कहता है, किसने बताया, इसकी बात करते हैं, फिर इसको डायग्राम के द्वारा भी समझते हैं कि भाई सिद्धांत किसने दिया था, इसके क्या है, इसकी क्या चीज़ें हैं, इसकी बात करते देखिए कि भाई सिद्धांत जो है आपके, ये सिद्धांत जो आपके 2 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, ये सिद्धांत सिंगर व निकोलसन, सिंगर व निकोलसन के द्वारा 1972 में 1972 में दिया गया, ठीक है, 1972 में दिया गया था, सिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने सर ये क्या है, सर्वमान्य सिद्धांत है, ध्यान रखें कि ये क्या है, सर्वमान्य सिद्धांत है। क्या है, सर्वमान्य सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि लिपिड की दोहरी परत झिल्ली का आधार बनाती है। ये सिद्धांत क्या कहता है, जो आपके लिपिड होते हैं, लिपिड की दोहरी झिल्ली, ठीक है, लिपिड की दोहरी परत लिख दीजिए आप, ऐसे सिंपल सा, दोहरी परत झिल्ली का आधार बनाती है। झिल्ली मतलब कोशिका झिल्ली का आधार बनाती है, ठीक है। तथा प्रोटीन के अणु झिल्ली में क्या होते हैं,
इस झिल्ली में से होते हुए क्या होते हैं, बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। तो जो प्रोटीन के अणु इस झिल्ली में से होते हुए बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं, इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, फिर इसको आगे समझते हैं कि भाई सिंपल से इसके डायग्राम की बात करते हैं, कौन सी प्रोटीन किस प्रकार से रखी होती है, इन सब की जानकारी लेने वाले हैं। अपन क्या कर रहे हैं, कोशिका झिल्ली का जो द्रव मॉडल है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से अरेंजमेंट पाया जाता है, इसकी बात करेंगे। ये आपके क्या है, कोशिका झिल्ली को जो समझाया गया सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है उसका डायग्राम है। क्या है देखिए, इसकी बात करेंगे किस प्रकार से क्या कहता है, क्या बना रहा हूँ मैं, इसकी बात करने वाले हैं अपन। देखिए ये जो दो परत बना रखी है आपके ब्लू और ग्रीन की, ये है आपके वश्य द्विस्तर लिपिड की, जैसे भी बात की थी अपने लिपिड की दोहरी परत। तो ये क्या है, वश्य या लिपिड की दोहरी परत। ठीक है साहब। इसके अलावा जो आपके ये जो प्रोटीन बना रखी है कि ये क्या है आपके, ये जो बाहर बना रखी है, ठीक है, बाहर की साइड में, ठीक है, बना लेते थोड़ी सी और भी एक दो जगह। ये जो बाहर की तरफ है ये इसे बोलते हैं परिधीय प्रोटीन। अभी पढ़ेंगे दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक तो परिधीय प्रोटीन, एक समाकल प्रोटीन। समाकल प्रोटीन जो होती है पूरी अंदर धसी हुई होती है, जैसे ये वाली है, ये वाली है, ये क्या है, समाकल प्रोटीन है। ठीक है, और ये बीच में क्या है, जो संरचना बनी हुई है आपके ग्लाइकोलिपिड हो गई। और ये जो बने हुए इसको क्या कह सकते हैं, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये, तो इसे बोल सकते हैं प्रोटीन नेटवर्क भी कह सकते हैं, प्रोटीन नेटवर्क। ये आपकी क्या होगी, मुख्य संरचना हो गई कि भाई क्या क्या परिधीय प्रोटीन पाई जाती है।
ये पूरी संरचना में इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आ गए कि भाई क्या प्रोटीन क्या क्या संरचना पाई जाती है। ये आपके क्या हो गया, जल विरागी, और ये पोर्शन क्या कहलाएगा, जल स्नेही। देखिए नीचे लिख देंगे, वही हमेशा लिखते हैं जैसे कि भाई सिद्धांत किसका हो, क्या किसका डायग्राम है ये आपके कोशिका झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल का डायग्राम है, जो क्या है, सर्वमान्य सिद्धांत है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं क्या चीज़ है, क्या प्रोसेस है। कि अभी अपन पढ़ेंगे आगे कि भाई प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक तो समाकल प्रोटीन है, परिधीय प्रोटीन। समाकल प्रोटीन होती है, क्या होती है, लिपिड की दोहरी परत में आंतरिक या पूर्ण रूप से धसी होती है, जैसे ये पूरा अंदर बना रखा है, और ये प्रोटीन का 70% भाग बनाती है। और परिधीय प्रोटीन जो होती है आपके दूसरे के दोनों तरफ आ जाती है, जैसे ये बना रही है परिधीय प्रोटीन, ये परिधीय प्रोटीन, किनार पर ये परिधीय प्रोटीन, ये परिधीय प्रोटीन, इस प्रकार से ये आपके पाई जाती है। और ये जो समाकल प्रोटीन है ये क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन। तो मैंने उसको लिखा भी है यहाँ पे कि भाई ग्लाइकोप्रोटीन लिखा था, देखो यहाँ ये मैंने रिप्रेजेंट किया कि ये ग्लाइकोप्रोटीन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके समाकल प्रोटीन का प्रकार क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, तो इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन भी लिखा है। और ये जो आपके लिपिड या अवश्य की दो परत, अभी कहा था लिपिड की दोहरी इस तरह की परत पाई जाती है, लिपिड की इस तरह की, एक ही इस तरह की परत पाई जाती है। तो ये वाला भाग होता है जल विरागी होता है, जल से दूर भागता है, ये अंदर वाला पूछ वाला भाग होता है जल से नहीं होता, जल की तरफ तैरता हुआ, जल में डूबा हुआ पाया जाता है। ठीक है, इसकी आगे बात करते हैं, देखिए क्या है, किस प्रकार से संरचनाएं बनती होती है। ठीक है, तो भाई समाकल प्रोटीन जो है वो क्या होते हैं, आपके पूर्ण रूप से धसी हुई पाई जाती है। परिधीय प्रोटीन जो होती है वो आपके क्या होती है, सिर्फ बाहरी परत पर एक रूप में पाई जाती है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं कि भाई इसकी कुछ थोड़ी सी जानकारी वो लेते हैं। वैसे इतना ही आपकी किताब में दिया हुआ है कोशिका झिल्ली के बारे में कि भाई प्रोटीन क्या होती है, परिधीय प्रोटीन क्या होती है, जानकारी इसकी ये पर्याप्त जानकारी हो गई कि भाई इसमें क्या होता है, जल रागी और जल विरागी दो सिरे पाए जाते हैं। कि भाई जल रागी सिरा जो होता है वो जल की सतह की ओर होता है, जैसे अभी बना रखा जल आपके जल सतह की ओर होगा जल रागी, और जल विरागी जो होते हैं वो सिरे पाए जाते हैं आपके कि जल रागी सिरे जल एक सतह की ओर होते हैं, जबकि जल विरागी सिरे वश्य परत की ओर होते हैं, जो वश्यों की परत होती है उस तरह पाए जाते हैं। और सिंगर निकोलसन का ये सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। देखिए ये जानकारी होगी पूरी कि प्रोटीन किस आपके कोशिका झिल्ली की संरचना किस प्रकार से होती है। और अपने पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली है वो कितनी आपकी पाई जाती है, अभी पढ़ा था मैंने आपको बताया था, इसकी जो आपके लंबाई आपके जो है मोटाई वो 75 से 100 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। जो मोटाई कितनी होगी, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम आपके पाई जाती है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं भी सिंपल सी जानकारी होगी भी कोशिका झिल्ली मैंने अभी बताया समाकल दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक समाकल प्रोटीन और एक परिधीय प्रोटीन। ठीक है, लिखवाने में लिखा नहीं है, बोल के बता दिया आपको। समाकल प्रोटीन जो होती है वो दोहरी परत जो होती है इसके पूर्ण रूप से मध्य में पाई जाती है। ठीक है, और प्रोटीन का 70% भाग बनाती है, जो कि परिधीय प्रोटीन जो होती है वो 30% भाग बनाती है। और आपकी लिपिड की जो दोहरी परत होती है बाहर की तरफ पाई जाती है, परिधि की तरफ पाई जाती है। एक ये परिधीय प्रोटीन, ये परिधीय प्रोटीन, ये परिधीय प्रोटीन पाई जाती है। ये आपकी सामान्य जानकारी इसकी होगी कोशिका की। ठीक है, अब कोशिका की बात करेंगे, कोशिका का आप रासायनिक संगठन देखें तो कोशिका किस किस की बनी होती है, तो कोशिका में लगभग देखिए आप प्रोटीन जो होता है कोशिका के अंदर वो 60 से 80% होता है। प्रोटीन 60 से 80%, लिपिड होता है वो 20 से 40%, 20 से 40% क्या, लिपिड। और आपके कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कि कार्ब जो होता है वो आपको कितना पाया जाता है, लगभग 5% पाया जाता है। इस प्रकार से क्या है आपके ये जो कोशिका झिल्ली है इसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, बात करते हैं कि भाई कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है। देखिए ठीक है, इसको मैं ऐसे ओरली समझा बोल देता हूँ, सिंपल सी चीज़ें हैं। जब भी वो लिखवाने की चीज़ आएगी मैं आपको लिखवा कर बताऊँगा ताकि आप अच्छे से डायग्राम आपके दिमाग में सेट हो जाए, इसलिए मैं रोक रखा है, नहीं तो अभी मैं आपको इसे समझा देता। देखिए कि भाई कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है, कोशिका को स्थिति आकार प्रदान करती है। कि भाई कोशिका जो है इसको आकार प्रदान करने का कार्य करती है, उसकी स्थिति को बनाए रखती है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। कोशिका के अंदर जो कोशिका अभी पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य में केंद्र द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा कार्य किसका होता है, कोशिका झिल्ली का होता है। और ये क्या करती है, विभिन्न प्रकार के आयतनों आपके अंदर बाहर जो पहुंचाने का नियंत्रण भी करती है, किस पदार्थ को अंदर आना है किस पदार्थ को बाहर जाना उसका भी नियंत्रण करती है। और ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का भी कार्य करती है। और इसके द्वारा विभिन्न शोषण भी होता है, कोशिका झिल्ली का शोषण क्रिया भी कई जीवों में संपन्न होती है। ये तो इसकी जानकारी होगी। अब देखिए पदार्थों का आवागमन, तो ये पदार्थों का आवागमन किस प्रकार से करती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली उसकी बात करते हैं। देखिए पदार्थों का आवागमन की बात करते हैं। देखिए तो आवागमन जो 4 प्रकार से, एक तो आपके निष्क्रिय अभिगमन,
सक्रिय अभिगमन, विसरण और प्रासरण, इन माध्यमों के द्वारा क्या होता है, कोशिका झिल्ली से क्या होता है, पदार्थों का आवागमन होता है। देखिए कोशिका झिल्ली के अपन पदार्थों का आवागमन की बात करते हैं। पहला पढ़ते हैं सक्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन क्या होता है, देखिए कि भाई इस गमन में अणु निम्न सांद्रता से क्या करते हैं, उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, ठीक है। और अब वो होता है निम्न से उच्च सांद्रता जाने के लिए क्या, किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। तो इस परिवहन में क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और किसके द्वारा, ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है, उसके द्वारा ये क्रिया संपन्न की जाती है। तो ये आपके हो गया सक्रिय अभिगमन कि भाई इसमें क्या होते हैं, भाई ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और निष्क्रिय अभिगमन की बात करें कि भाई निष्क्रिय अभिगमन है, ये क्या होता है, दूसरा है निष्क्रिय अभिगमन। तो निष्क्रिय अभिगमन इस परिवहन क्या होते हैं, अणु उच्च सांद्रता से क्या करते हैं, निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, और इस परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो निष्क्रिय अभिगमन क्या है, किसमें अणु जो होते हैं वो आपके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, ठीक है। और इस परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। भाई निष्क्रिय जो परिवहन होता है इसमें ऊर्जा की आपकी आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का खर्च नहीं होता है, तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और निष्क्रिय अभिगमन है जो आपको इसको दो भागों में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके दो भाग दे रखे हैं, विसरण व परासरण। वैसे विसरण और परासरण आप, ठीक है, 12th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए विसरण और परासरण क्या, देखिए कि विसरण में क्या होता है, इस विधि में अणु जो होते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति, उसे क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। जैसे आपने घर पे खाना बनता है, गर्म खाना बनता है, हलवा बनता है, सब्जी बनती, तो अपन को घर से अंदर घुसते सुगंध आ जाती है, आज ये बना है। इसका मतलब क्या कि वो गर्म हो रहा है खाना जो बना, उसकी सांद्रता उष्मा लगने की वजह से वो क्या सांद्रता है वो नीचे बढ़ जाती है, फिर उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की, फिर यहाँ ऊँच आ जाती है, फिर ऐसे पूरे घर में फैल जाते हैं जल, वो उसके कण जो होते हैं। और परासरण क्या है कि परासरण जो विलय के अणु होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न और सांद्रता के हो जाते हैं। कि विलय के अणु, जैसे मैंने आपको बताया था, अर्ध पारगम्य झिल्ली सिर्फ विलय के अणु के लिए पारगम्य होती है, तो विलय के अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कौन सी झिल्ली से, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए परिवहन, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए परिवहन, उससे क्या कहते हैं, आपके परासरण कहते हैं। और परासरण दो प्रकार का होता है, एक होता है अंत्य परासरण, एक होता है बहि परासरण। अंत्य परासरण और एक होता है बहि परासरण। अंत्य परासरण का मतलब होता है जब जल कोशिका के अंदर प्रवेश करे, जल कोशिका के अंदर, जल कोशिका के अंदर प्रवेश करे, और जल जब कोशिका के बाहर, जल कोशिका से बाहर निकले, उसे बोलते बहि परासरण। जैसे अपने मान लीजिए किशमिश को आपने जल में रखा, किशमिश फूल गए, तो क्या किसका एग्जाम्पल है, अंत्य परासरण का है, ठीक है। पर आपने अंगूर को शक्कर के घोल में रखा, अंगूर पिचे गए, वो किसका उदाहरण है, बहि परासरण का। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आपकी ये कोशिका जो होगी, इसके देखिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो गए भी, किस प्रकार से कार्य करती है। इसके अलावा देखो कोशिका में दो वर्ड आते हैं, एक होता है आपके एंडोसाइटोसिस, कि जब कोशिका क्या करे, ठोस व तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण करती है, उसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस। और एक होता है देखो पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है कि भाई कोशिका के द्वारा तरल पदार्थों को क्या करना, ग्रहण करना, क्या कहलाता है, आपके पिनोसाइटोसिस या कोशिका पायन कहलाता है। और कोशिका के द्वारा शरीर से पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, कोशिका वमन या एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। और फेगोसाइटोसिस क्या है, देखिए तीन मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, बहुत काम आएगी आपके, सिलेबस में तो नहीं है, नॉलेज के लिए। कि भाई कोशिका के द्वारा क्या होती है, दो क्रियाएं होती हैं।
एक होती है आपके, इंग्लिश याद रखेंगे, एंडोसाइटोसिस, और एक होती है आपके एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस को हिंदी में बोला जाता है परिग्रहण। क्या कहा जाता है हिंदी में? कहते हैं परिग्रहण। और इसे कहा जाता है कोशिका वमन। ठीक है, इसके दो भाग है। ठीक है, मैं डेफिनेशन बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा पूरा। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका पायन, और इंग्लिश वर्ड आपको याद रखना है, इंग्लिश ही पूछा जाता है पिनोसाइटोसिस। और एक होता है बक्षकाणु क्रिया, वैसे कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। देखो कोशिका पायन क्या है? देखो कोशिका पायन का मतलब होता है जो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका द्वारा तरल पदार्थों को ग्रहण करे। मतलब कोशिका झिल्ली तरल पदार्थों को ग्रहण करे, तरल पदार्थों को ग्रहण करे, तो उसे क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस या कोशिका पायन कहा जाता है। पायन मतलब पीना, ध्यान रखना। पीते हैं किसको? तरल पदार्थ को पीते हैं। ठीक है, कि प्लाज्मा झिल्ली से होकर जो कोशिका द्वारा क्या होता है? तरल पदार्थों का क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। और क्या होता है जब प्लाज्मा झिल्ली से होकर कोशिका द्वारा क्या किया जाता है? ठोस पदार्थों द्वारा, कोशिका द्वारा ठोस पदार्थों का अंतःग्रहण किया जाता है या ठोस पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? आपके बक्षकाणु या फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये जान के, और एक होता है कोशिका वमन, मतलब इसका मतलब होता है कोशिका के अंदर की वस्तुओं को बाहर निकालना। इसमें क्या होगा? कोशिका के अंदर की वस्तुओं को बाहर निकालना। ठीक है, ये तीनों परिभाषा मैंने आपको बता दी, नॉलेज के लिए काम रखे हैं, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेबस में नहीं था इसके बारे में, आपको इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। बाकी और मैं डिटेल में इनके बारे में बताता, किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, पूरा डायग्राम तक बना के बताता, लेकिन हम टू द पॉइंट ही चलेंगे। ठीक है, इसीलिए तो ये आपके कोशिका झिल्ली वाला पोर्शन पूरा हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।